दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं ये टॉपिक आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर से जुड़ा हुआ है। और आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे प्राचीन भारत से जुड़े हुए कुछ ऐसे महान जीव वैज्ञानिकों की या फिर प्राणी वैज्ञानिकों की, और साथ ही साथ उनका मेडिकल साइंस या फिर जूलॉजी में क्या योगदान है। इन सभी टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू ऑल नेशनल एंड इंटरनेशनल बायोलॉजिस्ट और जूलॉजिस्ट हु हैव कंट्रीब्यूटिंग टू जूलॉजिकल एंड लाइफ साइंस। और आपको बता दें कि ये जो टॉपिक है ये यूनिट 1 से जुड़ा हुआ है। तो आइए वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले हम बात करते हैं महर्षि चरक की और महर्षि चरक के योगदान की। आपको बता दें कि प्राचीन भारत में अगर देखा जाए तो चरक का इंडियन मेडिसिन और आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा योगदान रहा हुआ है। इस वजह इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन एंड आयुर्वेदा। अब हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें आयुर्वेद के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में पता नहीं है। तो अगर हम बात करें आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद जो है एक संस्कृत वर्ड से उत्पन्न हुआ है, आयुर एंड वेदा। तो आयुर का मतलब है लाइफ और वेदा का मतलब है साइंस और नॉलेज, यानी कि जीवन के बारे में नॉलेज होना, जीवन के बारे में ज्ञान होना ही कहलाता है आयुर्वेद। और आपको बता दें कि आयुर्वेद के बारे में हमारे इंडिया में लगभग 3000 साल से प्रैक्टिस किया जा रहा है। तो बात करते हैं हम चरक के वर्क की, यानी कि उनके कार्यों की। तो एक तरह से ये एक फिजिशियन थे। फिजिशियन कहने का मतलब बीमारियों को ठीक करने वाले। और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था चरक संहिता, और ये एंसेंट इंडिया का एक क्लासिकल टेक्स्ट बुक है जिसमें कि प्राचीन भारत के मेडिसिन और आयुर्वेद के बारे में बताया गया है। तो इस बुक में उन्होंने बताया हुआ है कि हम कैसे किसी बीमारी को डायग्नोस कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको किसी बीमारी के सिम्टम दिख रहे हैं, लक्षण दिख रहे हैं, तो आप उसको कैसे पता कर सकते हैं कि यह बीमारी हुई है। उस बीमारी का कैसे ट्रीटमेंट किया जा सकता है, यानी कि उपचार किया जा सकता है, और उसमें कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ यानी कि हर्बल प्रयोग की जाएंगी। तो आपको बता दें कि हमारे प्राचीन आयुर्वेद में ये बताया गया है कि हमारे बॉडी और माइंड को 3 चीज़ें गवर्न करती हैं, यानी कि कंट्रोल करती हैं, जिन्हें हम फंडामेंटल एनर्जीज़ कहते हैं या फिर दोसा कहते हैं। तो ये फंडामेंटल एनर्जी या फिर दोसा कौन कौन सी है? पहला है वाता, दूसरा है पित्ता और तीसरा है कफा। तो अगर हम बात करें वाता की, तो वाता कहता है कि जो हमारी शरीर है एयर से बनी हुई है, तो हमारा जो न्यूरल सिस्टम है वो इसी से जुड़ा हुआ है। तो हमारे शरीर में जो भी कम्युनिकेशन है, जो भी चीज़ें होती हैं, वो वाता के थ्रू होती है। तो ये तीनों ही चीज़ें वाता, पित्ता और कप्पा ये एक इंसान में होती है। और इन तीनों में से अगर कोई एक चीज़ डोमिनेंट होता है तो क्या होता है? जैसे अगर वाता डोमिनेंट है तो वो व्यक्ति लाइट वेट होगा, क्रिएटिव होगा और किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी सोचेगा। और ऐसे व्यक्ति को जो ऑयली चीज़ें हैं वो खानी चाहिए या हैवी चीज़ें खानी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं पित्ता की। तो इसमें ये कहा जाता है कि हमारा जो शरीर है मेड ऑफ फायर एंड वाटर, यानी कि आग और पानी से बना हुआ है, और ये जो भाग है ये कंट्रोल करता है हमारे डाइजेशन को। अब यदि किसी व्यक्ति में ये जो पित्ता वाला कैरेक्टर है ये डोमिनेंट होता है तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन वार्म बॉडी होती है, मतलब बहुत जल्दी उन्हें गुस्सा आता है, और उनकी जो स्किन होती है वो ऑयली होती है। चलते हैं तीसरे एलिमेंट की ओर, जो कि है कप्पा, और ये बताता है कि हमारा जो शरीर है अर्थ और वाटर से मिलकर बना हुआ है, जो कि हमारे शरीर को स्टेबिलिटी यानी कि संतुलन प्रदान करता है। तो जिस व्यक्ति में ये जो एलिमेंट है वो डोमिनेंट होता है तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं शांत स्वभाव के होते हैं, स्मूथ स्किन होती है उनकी, और उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही बैलेंस होता है। तो ये जो 3 फंडामेंटल एनर्जी है या फिर दोसा है, इनका हमारे शरीर में बैलेंस होना ज़रूरी है। अगर इन तीनों का बैलेंस नहीं होता तो हमारे शरीर में इशू आते हैं और रोग उत्पन्न होते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि चरक ने कौन कौन से इनोवेशन किए थे, कौन कौन से खोज किए थे और उनके क्या क्या अचीवमेंट थे, क्या क्या उपलब्धियाँ थी। तो चरक का कहना था कि जो हमारा हेल्थ है, यानी कि होलिस्टिक हेल्थ कहने का मतलब हमारे पूरे शरीर की बात हो रही है, ठीक है। तो जब भी किसी व्यक्ति का पूरा शरीर है, ठीक है, वो पूरी तरह से वेल होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए, यानी कि उसका जो हेल्थ है वो मेंटेन होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ों पर फोकस करता है, एक तो बॉडी, दूसरा माइंड और तीसरा है स्पिरिट यानी कि आत्मा। तो तीनों का मेंटेन होना
हमारे शरीर में ज़रूरी है। अब इसके बाद है डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। तो डायग्नोसिस का मतलब मैंने क्या बताया कि रोगों का पहचान करना। तो चरक संहिता में लगभग चरक ने 600 ऐसे मेडिसिनल प्लांट को इंक्लूड किया हुआ है जिनका प्रयोग रोगों के उपचार में किया जाता है। तीसरा है प्रिवेंटिव मेडिसिन। प्रिवेंटिव मेडिसिन वही चीज़ है जो हम कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि रोग से अच्छा है बचाव। तो चेरक का कहना था कि कुछ हमें होलिस्टिक अप्रोच अपनानी चाहिए जो कि हमारे हेल्थ को हमेशा बैलेंस बनाए रखें। जैसे कि हमें एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए और हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसको बहुत चेंज नहीं करना चाहिए। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं सुश्रुत की। तो सुश्रुत को बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन सर्जरी। तो प्राचीन भारत में जैसा कि मैंने बताया था कि उस समय क्या होता था कि सजा के रूप में अंग को काटा जाता था। तो उन्होंने उस दौरान प्लास्टिक सर्जरी पे बहुत अच्छा वर्क किया था और उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी को प्राचीन भारत में लाया था। इसके अलावा उन्होंने ऑप्थेमोलॉजी पर भी वर्क किया था। ऑप्थेमोलॉजी मतलब आई से रिलेटेड। तो उस दौरान जो मोतियाबिंद था उसके ऑपरेशन पे भी इन्होंने वर्क किया था। तो इसीलिए सुश्रुत को बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन सर्जरी एंड ऑप्थेल्मोलॉजी। तो सुश्रुत का जो मेन कंट्रीब्यूशन था, जो मेजर कंट्रीब्यूशन था, वो था फील्ड ऑफ सर्जरी, यानी कि शल्य चिकित्सा, जिसे नॉर्मली हम ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। और मेन जो इनके सर्जरी का तरीका था वो था प्लास्टिक सर्जरी। तो इसलिए इन्हें ओरिजिनेटर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी कहा जाता है। तो जैसा कि आज रीनोप्लास्टी है, रीनोप्लास्टी मतलब कि जिसे हम नाक का प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं। तो सुश्रुत ने ये जो प्लास्टिक सर्जरी है वो 600 BC पूर्व पहले ही परफॉर्म किया हुआ था, यानी कि उसी समय उन्होंने नोज़ की प्लास्टिक सर्जरी की हुई थी। तो अगर हम बात करें सुश्रुत के कंट्रीब्यूशन की, तो आज के दौर का जो सर्जिकल साइंस है, यानी कि जो शल्य चिकित्सा विज्ञान है, वो बहुत ज़्यादा एडवांस है। लेकिन ये एडवांस कैसे हुआ, उसमें जो योगदान था एक तरह से सुश्रुत का भी था। क्योंकि अगर देखा जाए तो मैंने क्या बताया कि इन्हें ओरिजिनेटर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कहा जाता है। क्योंकि अगर प्लास्टिक सर्जरी को कोई लाने वाला है प्राचीन भारत में तो वो कौन थे, सुश्रुत थे। तो अगर हम बात करें सुश्रुत के वर्क की, तो उन्होंने एक बुक लिखी थी सुश्रुता संहिता, जिसमें कि उन्होंने सर्जिकल जो टेक्निक है, यानी कि शल्य चिकित्सा का कैसा तरीका है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन से औजार यूज होते हैं, कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, कौन कौन से अलाइनमेंट है, इन सभी चीज़ों के बारे में उन्होंने सुश्रुत संहिता में बताया हुआ है। तो अगर हम बात करें सुश्रुत के इनोवेशन और अचीवमेंट की, तो जो सर्जिकल टेक्निक है उसके बारे में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट किया हुआ था। और जैसा कि मैंने बताया था राइनोप्लास्टी, यानी कि जो नोज़ का सर्जरी है, प्लास्टिक सर्जरी है उसके बारे में। फिर उसके बाद कैटरेक्ट सर्जरी है, कैटरेक्ट सर्जरी मतलब जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन है उसके बारे में। और इसके अलावा जो फॉरेन ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो किसी अंग का ट्रांसप्लांट है, किसी व्यक्ति के अंग को लेकर किसी दूसरे में लगाना, यहाँ तक कि इन्होंने इस पर भी काम किया हुआ था। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।